हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जिनका लाइफ स्पैन है 1770 टू 1850। ही वॉज अ ग्रेट रोमांटिक पोइट, ही वॉज अ ग्रेट नेचर पोइट, worshipper of nature, high priest of nature. He is called harbinger of nature, poet of childhood, egotistical, sublime, great poet of Britain. He was born in 7th April 1770, Cockermouth, Cumberland, in Lake District, England, United Kingdom. He studied St. John's College, Cambridge. His father was John Wordsworth, who was a lawyer. His mother was Anne Cookson, who died in 1778 when he was 8 years old. His sister Dorothy Wordsworth died in 1855. He got bachelor degree in 1791 from Cambridge University. He married to Mary Hutchinson, his childhood friend, in 1802 at the age of 32. His wife Mary Hutchinson's sister was Sarah Hutchinson, whom S.T. Coleridge loved. इन डिजेक्शन एंड ओड जो कि कॉलरीज ने लिखा है, उसमें कॉलरीज ने सारा हचिनसन को ही अपनी बिलव्ड के रूप में एड्रेस किया है. वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरेट इन 1843 टू 1850 एंड रॉबर्ट साउथे जो हैं वो वर्ड्सवर्थ से पहले पोइट लॉरेट बने थे, जो कि 1830 to 1843. After that, William Wordsworth 1843 to 1850, and after William Wordsworth, Alfred Tennyson became Poet Laureate of England 1850 to 1892. और जो एल्फ्रेड टेनिसन हैं वो 1850 to 1892 जो पोइट लॉरेट बने हैं, ये सबसे लंबा स्पैन है किसी भी पोइट का. नेक्स्ट इज lake poets. William Wordsworth, also called lake poet. The lake poets were a group of English poets who all lived in the Lake District of England, United Kingdom, in the first half of 19th century. And lake poets were William Wordsworth, S.T. Coleridge, Robert Southey. Next is 1797 to 1808. It was the period of Wordsworth's best poetry. इस पीरियड में सबसे अच्छी पोइट्री उनकी प्रोड्यूस हुई और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट डिकेड. और इसी पीरियड में वो डव कॉटेज में रहते थे, जो कि आपका लेक डिस्ट्रिक्ट में है इंग्लैंड के. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. उनके साथ उनके फ्रेंड थे कॉलरीज एंड साउथे इन द सेम डव कॉटेज. आफ्टर वर्ड्सवर्थ थॉमस डी क्वेंसी लिव्ड, और थॉमस डी क्वेंसी को भी क्या कहा जाता है, लेक पोइट माना जाता है, जो कि वर्ड्सवर्थ के बाद रहते थे. वर्ड्सवर्थ वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो वर्ड्सवर्थ थे वो फ्रांस 1791 में गए थे और ही फेल लव विथ एनेट वेलन. तो उसी टाइम पे जब वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चल रहा था तो उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. एंड व्हेन द पीपल ऑफ फ्रांस ओवरथ्रू द मोनार्की एंड टुक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन. नेक्स्ट इज द क्रेडिट ऑफ ओरिजिनेटिंग द रोमांटिक मूवमेंट गोज टू वर्ड्सवर्थ. And romantic period starts from 1798 with the publication of the lyrical ballad of Wordsworth. लिरिकल बैलेड जो कि एक कोलैबोरेटिंग वर्क था वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरीज का. इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. नेक्स्ट इज लुइस कैंजामेन टर्म द रोमांटिक एज एज द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ. एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहा गया है किसे, रोमांटिक एज को. किसने कहा है, लुइस कैंजामेन. इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ नोटेबल वर्क्स. इसमें आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793, एन इवनिंग वॉक 1793. इट वॉज द फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ. ही रिसीव्ड अ legacy of 1900 pound from Wesley Calvert and became able to pursue a career as a poet. Next is lyrical ballad 1798, poems in 2 volumes 1807.
And next is The Excursion 1814, The Prelude, it was an autobiographical work. 1850, लिरिकल बैलेट, लिरिकल बैलेट जो था वो वर्ड्सवर्थ का मोस्ट फेमस वर्क है, तो इसके बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए। ये 4 एडिशन में पब्लिश हुआ। फर्स्ट एडिशन 1798, जहाँ से रोमांटिक रिवाइवल की भी स्टार्टिंग हुई। सेकेंड एडिशन 1800, इसमें प्रीफेस जोड़ा गया वर्ड्सवर्थ के थ्रू। थर्ड एडिशन 1802 एंड फोर्थ इज 1805। जो थर्ड एडिशन था 1802 इन अमेरिका में ये पब्लिश हुआ था विथ एन अपेंडिक्स ऑन पोइटिक डिक्शन, इसमें ऐड किया गया था। इसी की डिटेल्स हम देखेंगे। लिरिकल बैलेट जो है 1798, एक कोलैबोरेटिव पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, टोटल पोएम्स 23, वर्ड्सवर्थ की है 19, कॉलरिज की है 4। स्टार्ट्स विथ कॉलरिज द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, इट वाज अ फेमस वर्क ऑफ कॉलरिज, एंड क्लोज विथ टिंटन एबे, lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye River during a tour, July 13, 1798. Next is Coleridge poem to lyrical ballads. जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का कोलैबोरेटिव वर्क था वो, तो दोनों की ही पोएम्स थी। इसमें कॉलरिज की ओनली 4 पोएम्स एडेड थी, तो इसमें फर्स्ट है राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर, ये उसमें ऐड थी। नेक्स्ट इज द फॉस्टर मदर्स टेल, द नाइट एंगल, द डनगॉन, दीज आर 4 पोएम्स ऑफ कोलरिज। द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1800, कॉलरिज वर्ड्सवर्थ ने इसमें प्रीफेस ऐड किया था जो कि 1800 एडिशन में ऐड किया गया था। ही डिफाइंस पोइट्री अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट्स ऑरिजिन इज इन इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रांसक्विलिटी। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ कॉमन थीम्स शुड बी देयर, रूलर, इन्वायरमेंट एंड नेचर। यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ पीपल, वर्ड्सवर्थ ने हमेशा कॉमन लैंग्वेज का यूज किया है और जो कि लोगों की भाषा थी। नेक्स्ट लिस्ट है उन पोएम्स की जो कि लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ की जो पोएम थी उनकी ये लिस्ट है। वी आर सेवन, द टेबल टर्न, द लूसी पोएम्स, एनेक्डोट फॉर फादर्स, माइकल, पुअर सुसान, लूसी ग्रे, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, अ slumber did my spirit seal, the mad mother, the idiot boy, 3 years she grew in sun and star. These are the poems of Wordsworth published in lyrical ballads. Next is poem in 2 volumes, 1807. It contains many notable poems including Resolution and Independence. Next is Daffodils, I Wander Lonely as a Cloud is the original title of the poem. The Heart Leaps, Rainbow, Ode Intimations of Immortality, Solitary Reaper, On to Duty, Elegiac Stanzas, London 1802, composed upon Westminster Bridge, September 3rd, 1802. The World is Too Much with Us. His only play, The Borderer, a verse tragedy, which was written in 1795 to 1907. Next is The Prelude or Growth of Poet's Mind. The Prelude ऑटोबायोग्राफिकल बुक है वर्ड्सवर्थ की जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इसका एक और टाइटल जो ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड है वो उनकी बहन डोरोथी ने दिया था। इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स, started writing in 1799, completed in 1805 and published in after Wordsworth that 1850. Next, initially completed in 13 books,
prelude initially completed in 13 books, finally published in 1850 with 14 books and 7863 lines. The prelude is known as magnum opus work. Wordsworth named it poem to Coleridge, and his sister Dorothy named it growth of a poet's mind. His wife Mary Hutchinson named it the prelude. The prelude dedicated to Coleridge. Coleridge wrote a poem in response of prelude to William Wordsworth. Next, his important poems were Tintern Abbey. The full title of the poem is Lines Written a Few Miles Above Tintern Abbey. The poem is composed on revisiting the banks of the Wye River during a tour 13 July 1798. Opening lines were 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear. First visited in 1793, Wordsworth alone, and now in 1798 he visited with his sister Dorothy Wordsworth. My dearest friend, my dear friend, ये जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इस पोएम में, एड्रेसेस टू हिज सिस्टर इन द फाइनल सेक्शन ऑफ द पोएम. ये वर्ड्स उनकी बहन को एड्रेस किए गए हैं, और द साइलेंट लिसनर इन दिस पोएम इज हिज सिस्टर डोरोथी. इट वॉज द लास्ट पोएम ऑफ द लिरिकल बैलेड. नेक्स्ट इज डैफोडिल्स. डैफोडिल्स published in 1807. Opening lines were I wandered lonely as a cloud. I wandered lonely as a cloud is the original title of the poem. That floats on high over vales and hills when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. इसमें जो फर्स्ट की लाइन है जो कि ओरिजिनल टाइटल है एज अ क्लाउड, इसमें सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है. कभी कभार लाइनें दे दी जाती हैं एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इन लाइन्स में यूज हुआ है. एंड जो व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड एंड होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ये जो लाइन्स हैं इसमें डैफोडिल्स को के पौधों को क्राउड कहा गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण का यूज किया गया है. नेक्स्ट पोएम इज सॉलिटरी रीपर. It is a ballad written in 1805, published in 1807. It is a 4 stanza ballad. इस पोएम में एक पीसेंट गर्ल है और रीपिंग इन द फील्ड. पोइट ओवर हियर हर सॉन्ग कैरीज मेमोरीज ऑफ द सॉन्ग इन हिज हार्ट आफ्टर ही मूव अवे फ्रॉम द सीन. उस सीन से जाने के बाद भी उसका गाना जो वर्ड्सवर्थ पोइट है उसके हृदय में क्या है, उसके हार्ट में सेफ है. बिहोल्ड, इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं इस पोएम की. बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यू सॉलिटरी हाईलैंड लेस, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ, स्टॉप हर और जेंटली पास. दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम. नेक्स्ट इज लंदन 1802. It is a sonnet, and in this poem Wordsworth addresses 17th century late poet John Wordsworth. The opening lines of the poem is Milton, though shouldest be living at this hour, England hath need of thee, she is a fan of stagnant water, altar, sword and pen. ये इसकी ओपनिंग लाइंस हैं. ओपनिंग लाइंस में ही मिल्टन को एड्रेस किया गया है और जो इंग्लैंड के हालात हैं वर्ड्सवर्थ के समय में उसके बारे में बताया गया है कि स्टैग्नेंट वाटर की तरह है, एक रुके हुए पानी की तरह हो गए हैं, कोई भी प्रोग्रेस नहीं है. और जो टाइम जॉन मिल्टन का था, वर्ड्सवर्थ कहना चाह रहे हैं कि आपके समय में ऐसा नहीं था, हमारे समय में ये है. वो एड्रेस करते हुए जॉन मिल्टन को कहते हैं कि आप आकर इन हालात को क्या कर लीजिए, सुधार लीजिए. इट वॉज कंपोज्ड इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807 इन 2 volumes. एंड इन दिस पोएम वर्ड्सवर्थ castigates the English people as stagnant and selfish and addresses 17th century late poet John Milton. Two main purpose of the poem London 1802 is pay homage to Milton by saying that he can save the entirety of England with his nobility and virtue. And the second purpose of the poem is to draw attention to what Wordsworth feels are the problems with English सोसाइटी. वर्ड्सवर्थ कौन सी प्रॉब्लम उस टाइम पे महसूस करते हैं जो इंग्लिश सोसाइटी है उससे
वो इस पोएम में बताया गया है। लंदन 1802, it is a Petrarchan sonnet and the rhyme scheme of A B B A C D D E C E. Next poem is Ode, Intimations of Immortality from Recollection of Early Childhood. It was composed in 1804, published in 1807 in 2 volumes. It is also a very famous poem of Wordsworth, and Wordsworth's views of childhood as expressed in these views. And according to him, वर्ड्सवर्थ इसमें कहते हैं कि जो एक बच्चा है वो एक एक्टर है। क्यों? क्योंकि वह जो भी देखता है उसे एकदम से इमिटेट करता है, उसे कॉपी करने लगता है। नेक्स्ट इज माई हार्ट लीप्स अप, रेनबो. It was composed in 1802, published in 1807, and the title of the poem is My Heart Leaps Up, and it is also a first line of the poem. And the second title is Rainbow. In this poem, Wordsworth concludes the poem by noting how his childhood has shaped his current views and stating that the child is the father of the man. जो ये लाइन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, इज द मोस्ट फेमस लाइन ऑफ दिस पोएम. अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसने कहा है. तो ये इतनी फेमस लाइन है कि इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, जो कि रेनबो में उन्होंने कहा है. नेक्स्ट पोएम इज द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस. इट इज अ सोनेट written in a Petrarchan form. It was composed in 1802 and published in 1807. Opening line of the poem is, the world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our powers. In it, Wordsworth criticizes the world of the first industrial revolution for being absorbed in materialism and distancing itself from nature. इसमें वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज करता है वर्ल्ड को, दुनिया को, कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसके बाद जो ह्यूमन और नेचर के बीच में जो गैप आ गया है और नेचर को जो लॉस हुआ है उसके लिए दुनिया को क्रिटिसाइज करता है. द पोएम लैमेंट्स द विथरिंग कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन काइंड एंड नेचर. नेचर और ह्यूमन काइंड के बीच में जो एक कनेक्शन गैप आ गया है उस पर वर्ड्सवर्थ दुख जताते हैं इस पोएम के थ्रू. नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग रॉट द लॉस्ट लीडर ऑन वर्ड्सवर्थ. रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के ऊपर एक पोएम लिखी थी जो है द लॉस्ट लीडर. उन्होंने लॉस्ट लीडर इसलिए भी वर्ड्सवर्थ को कहा है क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने 1843 में पोइट लॉरेटशिप एक्सेप्ट कर ली थी. इस वजह से भी उन्होंने वर्ड्सवर्थ को एज अ लॉस्ट लीडर कहा है. नेक्स्ट है आपका पीबी शैली, कॉल्ड वर्ड्सवर्थ अ मॉरल एन्यूज. पर्सी बाइसी शैली ने वर्ड्सवर्थ को अ मॉरल एन्यूज कहा है. इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एलटी में, लेक्चरर में. तो जो मेन क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपके इसमें ऐड कर दिए हैं, और मैंने इसे बनाने के वक्त ये ध्यान रखा है कि सारी चीज़ें वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड एक वीडियो में कवर की जा सकें. भले ही वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरी चीज़ में सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो. थैंक यू.